विशाल पेड़ देख रहे हैं आप, ये बहुत ही नायाब किस्म का पेड़ है और इसका नाम है एल्स्टोनिया स्क्लेरोसिस। और भारत में तो इसको सप्तपर्णी कहते हैं और पॉपुलर इसका नाम जो है वो चितवन का पेड़। तो आज मैं आपको इसकी कुछ ख़ास बातें बताऊंगा और बड़ा ही विडंबना युक्त ये पेड़ है। एक तरफ इसके बहुत फ़ायदे हैं लेकिन इसका बहुत नुकसान भी है और तमाम इसके साथ जुड़ी हुई जो गलत धारणाएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला और आसानी से ग्रो होने वाला वृक्ष है और सड़कों के किनारे इसको इसी कारण से लगाया जाता है क्योंकि एक तो ये तेज़ी से उगता है, दूसरी तरफ ये प्रदूषण को रोकने वाला वृक्ष माना जाता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से देखिए। जगह जगह इस वृक्ष को लगाया गया है, सप्तपर्णी वृक्ष को। और ये देखिए इसमें फ्लावरिंग अब शुरू हो गई है, एक्चुअल में अक्टूबर से शुरू हो जाती है। तो इसमें पराग इतने ज़्यादा पाए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं। आप सामने देखिए, ये इधर देखिए, ये देखिए, तो ये पराग से भरपूर पेड़ है। लेकिन यही पराग लोगों के स्वास्थ्य का दुश्मन बना हुआ है। और छत्तीसगढ़ में तो इसने ऐसी मतलब समस्या पैदा कर दी है कि अचानक सांस के रोगियों की एक तरह से बाढ़ आ गई है। यानी जो पेड़ एक तरीके से मतलब हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। कैसे? देखिए, ये पेड़ इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो सड़कों पर प्रदूषण होते हैं डीजल और पेट्रोल के, तो उनमें लेड नामक एक कैंसरजनक एलिमेंट निकलता है जो कि बहुत ही खतरनाक कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर पैदा करने वाला। तो ये जो वृक्ष होता है सप्तपर्णी का, मैं आपको समझाता हूँ, ये उस लेड को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन लेड को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये पत्तियों में इस तरह से उभार आ जाते हैं, ये देखिए। तो एक तरीके से तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इसको लगाने से छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा संख्या में ये वृक्ष लगाए गए थे और वहाँ पर इसने बड़ी समस्या पैदा कर दी। अचानक सांस के रोगियों की बाढ़ आ गई। और क्योंकि इसमें पराग बहुत पाया जाता है ना, तो ये पराग उड़ करके जब सांस में चला जाता है तो दमा, लंबे समय तक अगर ये इसी तरह रहे तो दमा का रोग, यानी जो सांस का ही रोग होता है, दमा तो जानते ही होंगे आप, तो ये पैदा करता है। तो सबसे जो इसके साथ विडंबना यही है कि इसका जो फूल इतना खूबसूरत होता है, जिसकी सुगंध इतनी मादक होती है, लेकिन यही इसका एक तरह से दुश्मन बना हुआ है। अभी मैंने रास्ते में देखा कि कुछ पेड़ जिनके घरों के सामने थे उन लोगों ने कटवा दिए। ये देखिए, इतना ज़्यादा इसमें पराग पाया जाता है। और इसके तो जैसा कि कई नाम आपने सुना होगा, भूतिया पेड़, यक्षिणी का पेड़ और डेविल्स ट्री, चितवन का पेड़। चितवन इसलिए कहा जाता है ना कि ये इसकी सुंदरता बड़ी गजब की होती है, यानी मन को मोहने वाला। फूल से पूरा भरा रहता है ना, इसलिए ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं, तो अगर मधुमक्खी पालन करना हो तो आसपास इस वृक्ष को ज़रूर लगा लेना चाहिए। लेकिन लोकेलिटी में अगर ये रहता है ना तो समस्या पैदा करेगा ही करेगा। मैं दूर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितने ज़्यादा इसमें फूल हैं। तो यही इसकी समस्या है। और अगर कहीं ये एकांत में रहता है ये पेड़, यानी लोकेलिटी के बाहर, तो इसकी तेज़ महक जब हवा से उड़ करके लोगों के नाक में जाती है, तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत तेज़ इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ये दूधिया पदार्थ, मतलब इसको तोड़ने पर ना दूध जैसा सैप निकलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए दूध जैसा ये जो सैप निकल रहा है ये जहरीला होता है। तो एक्चुअल में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि जितने भी दूध वाले वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, गूलर है,
और इवन ये वाला पेड़ जो है। तो ऐसे वृक्षों पर लोग मानते हैं ना कि जो बुरी आत्माएं रहती हैं और भूत प्रेत ये सब चीज़ें। और हाँ, भारत का जो पश्चिमी घाट का इलाका है वहाँ के आदिवासी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन वहीं साउथ इंडिया में और बंगाल में तो इसको बहुत मतलब एक तरह से पूजा जाता है। और पश्चिम बंगाल का तो राजकीय वृक्ष भी है ये। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में इस वृक्ष ने ऐसी समस्या पैदा कर दी कि बहुत ज़्यादा सांस के पेशेंट मिलने लगे। तो सरकार ने क्या किया कि इसके वृक्ष कटवाने शुरू कर दिए। तो यही समस्या है। तो पुराने ज़माने में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लेकर के शायद इसको भूतिया पेड़ या यक्षिणी का पेड़, क्योंकि क्या होता है ना, जो मान्यताएं होती हैं ना वो बड़ी ही टिकाऊ होती हैं, वो जल्दी लोगों के दिमाग से उतरती नहीं हैं। तो हम इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे कि इसको भूतिया पेड़, या हमें इसकी जो समस्याएं हैं, इस पेड़ के साथ क्या खासियत है, क्या फ़ायदे हैं, क्या समस्याएं हैं, तो मैं उसी को विशेष रूप से आपको बताऊंगा। और हेल्थ के लिए इसको आयुर्वेद में बेनिफिशियल माना गया। बहुत लोगों ने इसको हेल्थ के लिए ठीक नहीं माना है, लेकिन आयुर्वेद में इसका जो छाल होता है ना, उससे मलेरिया की दवा और बुखार की दवा भी बनाई जाती रही है। तो ये है चितवन का पेड़। और कई लोगों का ये विचार था कि ये विदेशी पेड़ है, यानी बाहर से आया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महाभारत में इसका उल्लेख है, सप्तपर्णी का। और पश्चिम बंगाल में तो बड़ी मान्यता है इसकी। और शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। और जब स्नातक छात्रों को दीक्षा दी जाती है ना, तो इसके फूल और पत्तियां उनको दिए जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी वृक्ष के नीचे अपनी गीतांजलि की रचना पूरी की थी। ये देखिए, इसमें इसकी पत्तियों में कितने उभार आ गए हैं। तो ये सब पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से है। तो इतना खास वृक्ष है कि एक तरफ तो ये पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन दूसरी तरफ सांस के लिए, रोगियों के लिए एक मुसीबत का कारण है। इसीलिए बहुत से लोग इसको अपने घर के सामने नहीं लगाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वृक्ष है, और कोई भी वृक्ष अपने आप में ख़राब नहीं होता। सभी वृक्ष के साथ कुछ न कुछ समस्याएं होती ही हैं। जैसे पीपल ही है, अगर पीपल घर के सामने है तो हमारे मकान के दीवारों इन सब पर बुरा असर करता है। इसीलिए उसको दूर, बस्ती से काफ़ी दूर लगाया जाता है। तो इन सब पेड़ पौधों को भी जंगल में ही लगाना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो सांस की समस्या छत्तीसगढ़ में आई थी, वो ज़्यादातर आदिवासियों में आई थी, क्योंकि आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं। तो यही सब बात है। तो ये है चितवन का पेड़, और आशा करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से अच्छे से वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।